जवानी में हम अपने अल्हड़पन में ना समझे में ना जाने कितने काम कर जाते हैं, जिसे बाद में याद करके कभी गुस्सा आता है तो कभी हंसी। वो एक ऐसा समय होता है जब चुनौतियां कबूल करने में बहुत मज़ा आता है। कॉलेज के दिनों में हमारे ग्रुप ने भी एक चुनौती कबूल कर ली, जिसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारा ग्रुप कॉलेज का सबसे फेमस ग्रुप था, इसलिए कॉलेज के लोकल इलेक्शन में हम जीत भी गए थे। अब पूरे साल कॉलेज में जितनी भी एक्टिविटी और फंक्शन होने थे, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी थी और हम उन्हें सही से निभा भी रहे थे। हमारा दुश्मन ग्रुप, जिसका नेता रॉकी था, वो हमसे बहुत जलता था। कोई मौका नहीं छोड़ता था हमें नीचा दिखाने का, पर हर बार वो मुंह की खाता था। एक दिन उसको मौका मिल गया। हम सबको डरावनी फिल्म देखने का बहुत शौक था। हॉलीवुड की हर डरावनी फिल्म हमने देख रखी थी। रॉकी के पापा फिल्म डायरेक्टर थे। हाल ही में उन्होंने एक डरावनी फिल्म बनाई थी। सुनने में आया था कि उन्होंने चैलेंज किया है कि कोई भी वो पूरी फिल्म एक कमरे में बैठकर दिखा दे। क्यों रॉकी, सुना है कि तेरे पापा ने अपनी फिल्म पब्लिसिटी के लिए अजीब सी कोई शर्त रखी है? रोहित ने चुटकी लेते हुए कहा। अजीब नहीं है, यह सच है। ओपन चैलेंज है। तुझ में और तेरे दोस्तों में अगर हिम्मत है तो कबूल कर ले। रॉकी ने चिढ़कर कहा। अरे डरता कौन है, जा कर लिया कबूल। ऐसी बकवास डरावनी फिल्में बहुत देखी हैं हमने। रोहित उछल कर बोला। अबे क्या शादी है जो कबूल बोल रहा है? अभिषेक ने उसे चुप कराते हुए बोला। अरे रॉकी रहने दे भाई, ये तो पागल है, कुछ भी बोलता है। वैसे भी फाइनल्स के पेपर शुरू होने वाले हैं। अभिषेक ने बात को संभालते हुए कहा। डर गए सबके सब, पता था मुझे नहीं होगा तुमसे। रॉकी ने इतराते हुए कहा। देख रॉकी, हम डरे नहीं हैं। फाइनल पेपर है कुछ ही दिनों में और हम सब अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहते हैं। विक्रम रॉकी के नज़दीक आते हुए बोला। 2 घंटे की तो बात है। 2 घंटे तक एक कमरे में बैठकर तुम्हें वो डरावनी फिल्म पूरी ही तो देखनी है, बस और क्या है? या फिर कह दो कि तुम ये भी नहीं कर सकते। रॉकी ने उन्हें फिर से चिढ़ाते हुए कहा। ठीक है रॉकी, मुझे तेरा चैलेंज मंजूर है। कोई और आए ना आए, पर मैं 2 घंटे आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए वो फिल्म देख लूंगा। रोहित ने चैलेंज मंजूर करते हुए कहा। क्योंकि हम सब पक्के दोस्त हैं, इसलिए रोहित को अकेला तो नहीं भेज सकते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी हम सबको इस चैलेंज में कूदना ही पड़ा। रॉकी ने अपनी शान झाड़ने के लिए अपने पापा के एमपी थिएटर में हम सबको बुला लिया। चैलेंज ये था कि हम सबको फिल्म 3D चश्मा पहनकर देखना है और पूरी फिल्म खत्म होने से पहले हम में से कोई भी थिएटर से बाहर नहीं आ सकता। हम कुल 10 लोग थे, 6 लड़के और 4 लड़कियां। हम सब अपने खाने पीने का सारा जुगाड़ लेकर अंदर थिएटर में पहुंच गए। ये कैसा चैलेंज मंजूर किया है तूने रोहित? तुझे पता है मुझे अपने पापा से झूठ बोल कर आना पड़ा। अर्पिता नाराज होते हुए बोली। चुप करो, फिल्म स्टार्ट होने वाली है, सब अपने चश्मा पहन लो। रॉकी ने हम सबको शांत कराते हुए बोला। ऑल द बेस्ट टू यू। मिलते हैं 2 घंटे बाद। अगर तुम सब चैलेंज जीत गए तो, वरना पहले ही मुलाकात हो जाएगी। रॉकी ने हंसते हुए वहां से बाहर जाते हुए कहा। फिल्म शुरू हुई। फिल्म की शुरुआत काफ़ी डरावनी थी, क्योंकि 3D चश्मा पहन रखा था, इसलिए सारे किरदार आंखों के एकदम सामने दिख रहे थे। 3D चश्मे से दूर की चीज़ एकदम आंखों के सामने नजर आती है।
ऐसा लगता है जैसे वो स्क्रीन से उछलकर हमारी तरफ आ रही है। अचानक एक भयानक सा चेहरा हमारी आंखों के सामने आ गया। श्वेता और विक्रम की चीखें निकल गई। अरे यार, तुम दोनों तो बहुत ही डरपोक हो, ये सिर्फ एक फिल्म है। 15 मिनट फिल्म चलने के बाद अभिषेक बोला, अरे यार क्या बकवास फिल्म है, कुछ डर ही नहीं लग रहा। तभी फिल्म में दिखाया गया कि एक चुड़ैल लाइट हाउस की ओर बढ़ रहे थे और जब उसकी सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उसके पैरों के निशान सीढ़ियों पर छप रहे थे। तभी अर्पिता ने घबराकर थिएटर की सीढ़ियों को देखते हुए बोली, ये पैर के निशान तो इन सीढ़ियों पर बन रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? विक्रम ने अपनी सीट से उछलकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसे भी पैरों के निशान बनते हुए दिखाई दिए। थोड़ी देर तक श्वेता और विक्रम एक दूसरे को हैरत भरी नजर से देखते रहे। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रहे थे। जैसे ही उस फिल्म में वो चुड़ैल लाइट हाउस के ऊपर पहुंचकर पीछे चीखती हुई मुड़ी, वैसे ही श्वेता और विक्रम की भी चीख निकल गई, क्योंकि उन्हें ऐसा आभास हुआ कि वो चुड़ैल उनके सामने नहीं बल्कि उनके पीछे से चीखी। श्वेता ने अपने कान बंद कर लिए और सीट से उठने की कोशिश करी, पर ये क्या, वो सीट से उठ ही नहीं पा रहे थे। मैं सीट से चिपक गई हूं, मैं उठ नहीं पा रही हूं, श्वेता ने रोते हुए कहा। रुक, मैं आता हूं, मैं तुझे उठाता हूं, तू बहुत डर रही है, ऋषि बोला। पर ऋषि अपनी चेयर से उठ नहीं पा रहा था। अरे ये क्या, मैं खुद ही नहीं उठ पा रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि हम सब अपनी अपनी चेयर से चिपक गए हैं। कोई शक्ति है जिसने हमें यहाँ पर बैठा रखा है और वो हमें हिलने नहीं दे रही, प्रीति ने डर कर बोला। प्रीति के ऐसा बोलते ही एक अजीब सी शांति छा गई उस कमरे में। हम सबका गला सूख गया डर की वजह से। हम में से कोई भी बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस थिएटर का हर कोना हमें घूर रहा है। तभी एक अजीब से मांस खाने वाले चेहरे ने स्क्रीन से निकलकर हमारे ऊपर हमला किया। मास्क में दिखाई उसकी लाल आंखें और अब बाहर निकलते हुए दांतों ने हमें डरा दिया और हम सब चीख पड़े। हम सब ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अभिषेक ने अपने हाथों को धीरे धीरे अपनी आंखों से हटाया। सामने कोई चेहरा ना पाकर उसने लंबी सांस ली और अचानक वही चेहरा चीखता हुआ उसकी आंखों के सामने आ गया। अभिषेक शायद उस दहशत को संभाल नहीं पाया और बेहोश हो गया। अभिषेक को बेहोश होता देख विक्रम चिल्लाया, सब अपनी आंखों से इस चश्मे को उतार दो, ना ये चश्मा रहेगा और ना ही हमें ये आकृतियां सामने दिखाई देंगी। सबने चश्मा उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, पर किसी से भी चश्मा उतर ही नहीं रहा था। जिस तरह हम सब अपनी चेयर से चिपक गए थे, वैसे ही वो चश्मा भी शायद हमारी आंखों से चिपक गया था। तभी एक खूंखार सी दिखने वाली चुड़ैल सिनेमा के स्क्रीन से निकली और उसने अपने हाथों को हमारी ओर बढ़ाया। हम सब दहशत और डर के मारे कांप रहे थे। तभी हमने देखा कि इस चुड़ैल के काले नाखून लंबे होते चले जा रहे थे। भाग हम सकते नहीं थे, इसलिए उन नाखूनों को अपनी तरफ आते देखने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। प्लीज कोई तो कुछ करो, किसी तरह से हमें यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ भूतों ने कब्जा कर लिया, ये भूतिया सिनेमा हॉल लगता है। श्वेता रोते और गिड़गिड़ाते हुए बोली। हम सब ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो नाखून हमारे चेहरे तक पहुंच गए थे। चीख चीख कर सबका गला दर्द कर गया।
एक समय ऐसा आया कि हमारी आवाज़ ही निकलनी बंद हो गई। वो नाखून हमारी आंखों से सिर्फ 1 इंच के फासले पर थे। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली। फिर क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। आंख खोले तो हम सब एक बड़े से रूम में थे। आसपास डॉक्टर और नर्स खड़े थे। तभी रॉकी के पापा आ गए। कैसे हो तुम सब बच्चों? अब सब ठीक लग रहा है? शायद बहुत ज़्यादा ही डर गए थे तुम लोग। नहीं अंकल, वो हुआ यूं कि श्वेता बोलने ही वाली थी कि मयंक ने उसे चुप करा दिया। चलो अब तुम आराम करो। आओ रॉकी, इन्हें आराम करने दो, कहकर अंकल चले गए। उनके जाने के बाद सब मयंक पर चढ़ गए कि उसने श्वेता को बताने क्यों नहीं दिया। तुम सब पागल हो गए हो क्या? हम लोग क्या बताते कि हमारे ऊपर सचमुच भूतों का हमला हुआ था? कोई मानता हमारी बात को? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम सब। ये बात अब सिर्फ हमारे बीच में ही रहेगी। कभी भी किसी को भी हमारे इस अनुभव के बारे में बताना मत। कोई नहीं मानेगा और जितना जल्दी हो सके हमें इन सब के बारे में भूल जाना चाहिए। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वाकई में उस दिन थिएटर में हमारे ऊपर क्या भूतों का हमला हुआ था, या वो बस हमारी कल्पना थी, या फिर हमारा डर। जो भी था, पर आज तक हम सबके जहन में वो बात अब तक बसी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस पत्थर को यहाँ से मत हटवाइए। शाम के 7 बज चुके हैं। हमें लॉज लौट जाना चाहिए। मजदूरों के भी घर जाने का वक्त हो चुका है। क्रिश, मैं कोई गलती नहीं कर रहा। काम समय पर पूरा करने की कोशिश करते तो इतने ख़राब मौसम में मुझे यहाँ आना नहीं पड़ता। प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी नज़दीक है। तुम सब अभी सिर्फ बेसिक चीज़ों को पूरा करने में ही अटके हुए हो। विजिट पर क्या दिखाऊंगा ऑफिसर्स को? गुस्से से तिल मिलाया हुआ गौरव आज मजदूरों को बिल्कुल आसानी से घर जाने देने के मूड में नहीं था। आसमान में उमड़ते काले बादलों के साथ चमकती बिजली का शोर काम कर रहे मजदूरों को रात और काली गहरी होती जा रही है, ये डर रह रह कर डरा रहा था। क्रिश की बात को अनसुना करते हुए गौरव कुछ मजदूरों से उस जमीन के हर दम किनारे पड़े पत्थर को हटवाने की पूरी कोशिश करने लगता है। दूसरी ओर कुछ मजदूर आपस में हल्की आवाज में बातें करने लगते हैं। आसपास शोर और काम को लेकर होती परेशानी के बावजूद भी उन मजदूर की बातों से चेहरे पर उभरते डर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये बातें उस पत्थर के बारे में है। आज तो चंद्र ग्रहण है ना, आज ही के दिन इस सुपरवाइजर को ये पत्थर हटवाना था। बामुला नहीं, ये अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। बामुला आएगा आज रात, उसे नींद से जगाकर बहुत बड़ी आफत को बुलावा दे रहा है। चंद्र ग्रहण लगते ही काली शक्तियां और भी मजबूत हो जाती हैं, ताकतवर हो जाती हैं। आज की पूरी रात इसके लिए काल की रात है। वो आज जरूर लौट कर आएगा। इस जगह का मालिक था वो, और उसे इस जगह से हटाना। पूरी बात ना करते हुए सारे मजदूर पेड़ की तरफ भागने लगते हैं। बस ये इस पत्थर को कोने में फेंक दो। सर, पत्थर तो जगह से हटवा लिया आपने, क्या आप लौट चले? रात का अंधेरा, ऊपर से ये बारिश, मजदूर अब कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। आसमान की तरफ देखते हुए गौरव हाँ में सिर हिलाता है। क्रिश के इशारा करते ही सारे मजदूर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। क्रिश भी गौरव के साथ लॉज पहुंचकर जल्दी सो जाता है। वर्क दी गई टाइमलाइन पर अब पूरा नहीं होगा, ये सोचते हुए गौरव खिड़की से बाहर देखने लगता है।
काले घने बादलों से रात और काली और गहरी लग रही थी। बढ़ती हुई बारिश की बूंदें जो और भी तेज होने लगी थी। गौरव के कदम बेड की तरफ बढ़े ही थे कि अचानक रुक जाते हैं। काली अंधेरी रात में बिजली की चमक में कोई बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा हो, लेकिन कौन? शायद वहां कोई है। यह एहसास सही साबित होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। बार बार गिरती बिजलियों की चमक में लॉज के बाहर कंबल से खुद को पूरी तरह ढके हुए कोई खड़ा था। गौरव समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी नजर कंबल ओढ़े उस आदमी पर पड़ती है। उसके हाथ में बिल्डिंग का मैप और बैग था। बिना देर किए गौरव टेबल की तरफ भागता है। टेबल पर बैग ना मिलने पर बैग चोरी हो गया समझने में गौरव को देर नहीं लगती। बैग में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स, बिल्डिंग का मैप सब गायब है। मेरा करियर इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर टिका हुआ। इतनी आसानी से अपना करियर किसी को खराब करने नहीं दे सकता। मुझे उस आदमी को पकड़ना ही होगा। क्रिश को बिना जगाए अपनी जान की परवाह ना करते हुए गौरव लॉज के बाहर पहुंच जाता है। रुक जाओ, तुम ऐसे भाग नहीं सकते चोरी करके, रुको। चिल्लाते हुए गौरव उस कंबल ओढ़े आदमी के पीछे दौड़ते हुए अचानक रुक जाता है। तेज मूसलाधार बारिश अब बंद हो चुकी थी। अब तुम भाग नहीं सकते, रुक जाओ। गौरव की बात को अनसुना करते हुए कंबल ओढ़े वो आदमी जमीन के किनारे एक जगह जाकर वहीं रुक जाता है। बारिश बंद होते ही काले घने बादल धीरे धीरे छटने लगे थे। चांद की रोशनी में वो कंबल ओढ़े खड़ा आदमी किसी काले दैत्य की तरह दिख रहा था। लाल चमकती आंखें जो कंबल ओढ़े गौरव को घूरे जा रहे थे। कुछ देर गौरव को घूरने के बाद वो लाल चमकती आंखें चांद को देखने लगी। चांद की रोशनी काले साए के आगोश में गायब होती जा रहे थे। सामने खड़े उस अनजान आदमी को देखकर गौरव को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये चांद आज ग्रहण है। कुछ ही देर में चांद की रोशनी काले साए के आगोश में छिप जाती है। वो लाल आंखों वाला कंबल उतारकर अब गौरव के बिल्कुल सामने खड़ा था, जिसे देख गौरव के अंदर डर की एक तेज लहर दौड़ जाती है। ये इंसान है या काली परछाई? इसकी लाल आंखें किसी दैत्य की तरह दिखाई दे रही हैं। पलक झपकते ही वो दैत्य गौरव के बिल्कुल सामने खड़ा था। बामुला हूं मैं, इस जगह का मालिक हूं, कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी डरावनी हंसी हर तरफ गूंजने लगती है। गौरव को अपने सामने मौत खड़ी दिखाई देती है। वो भागने की कोशिश करता, उससे पहले ही बमुला का हाथ गौरव के गले तक पहुंच जाता है। हवा में लटके हुए कुछ ही देर में गौरव का दम घुटने लगता है। बहुत कोशिश करने पर भी गौरव अपने आप को दैत्य से छुड़ा नहीं पाता। आज तू बचेगा नहीं, मौत से नहीं बच सकता तू। गौरव के गले पर पकड़ थोड़ी ढीली करते ही वो गौरव को जोर से जमीन पर पटक देता है। दर्द से कराहता गौरव उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। झपकती हुई पलकों के सामने गौरव को बमुला खड़ा दिखाई देता है। गौरव फिर उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं कर पाता। छोड़ दो प्लीज। कुछ भी शब्द ना बोल पाने में गौरव अपने आप को फिर लाचार पाता है। गौरव के पैर पकड़कर
बमुला उसे फिर एक बार हवा में बहुत दूर फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही गौरव बेहोश हो जाता है। पानी की बूंदों का एहसास होते ही गौरव के शरीर में हलचल होने लगती है। सर उठिए, आप यहाँ कैसे? इतनी चोट कैसे लग गई आपको? खुद को संभालते हुए, क्रिश का सहारा लेते हुए गौरव उठकर बैठ जाता है। मैं जिंदा हूँ। बमुला रात में मुझे मार देता, वो मार देता मुझे। गौरव डर के मारे कांप रहा था। तभी पीछे खड़े मजदूरों में एक आवाज आती है। साहब, आप किस्मत वाले हो जो इस पत्थर पर आ गिरे। इस पत्थर ने आपकी जान बचाई। पत्थर ना होता तो पक्का बमुला आपको सही में मार देता। पत्थर ने मेरी जान बचाई? जी साहब, मैंने ऐसा सुना है कि यह पत्थर बमुला की आत्मा को भटकने के लिए, रोकने के लिए जमीन पर रखा गया था। तांत्रिक क्रियाओं द्वारा यह पत्थर अभिमंत्रित किया गया है। आप किस्मत के बहुत तेज हो जो ग्रहण की रात बच गए। गौरव को भूत प्रेत में बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन रात में जो कुछ भी उसने महसूस किया, उसने देखा, उसके बाद उसकी सोच अब बदल चुके थे। जो समस्या उसकी वजह से फिर से जागी थी, उसे हल भी करना था। कुछ देर सोचने के बाद गौरव उस मजदूर से मदद मांगता है। दोपहर होने से पहले तांत्रिक की मदद से वो पत्थर जमीन में पहले की जगह रख दिया जाता है। ये प्रोजेक्ट करियर ही नहीं, उसकी जान के लिए भी खतरा साबित हुआ। ये सोचते ही गौरव के शरीर में एक अजीब सा डर दौड़ने लगता है। कुछ दिन आराम के बाद गौरव उस प्रोजेक्ट से क्विट कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर वो उस जगह पर कभी मुड़कर भी नहीं देखता। कुछ दिनों बाद गौरव धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।